नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में अब शामिल होने जा रहे हैं। आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं विनेश और बजरंग। तो विनेश का चुनाव लड़ना लगभग तय, बजरंग करेंगे प्रचार। तो हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की ओर से जारी एक मैसेज में लिखा गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल होंगी। इसमें पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल होंगे। तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है। वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल में बजरंग झज्जर की बादली सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे विनेश और बजरंग। विनेश का चुनाव लड़ना लगभग तय, बजरंग करेंगे प्रचार। तो हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की ओर से जारी एक मैसेज में लिखा गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल होंगी। इसमें पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है। तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल में बजरंग झज्जर की बादली सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक मैसेज में लिखा गया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो माना यह जा रहा है कि विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, तो क्या ये अब लगभग तय हो चुका है कि नामांकन जो है वो केवल और केवल विनेश फोगाट करने वाली है और बजरंग पुनिया जो है वो केवल प्रचार का काम करेंगे? तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जब ओलंपिक्स में 100 ग्राम से रह गई थी, लेकिन ये तभी तय हो गया था जिस ढंग से कांग्रेस ने और भाजपा विरोधी दलों ने उनका स्वागत या कोई मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की थी। ये तभी तय हो गया में विनेश फोगाट राजनीति करती हैं तो कांग्रेस की राजनीति करेंगी। जहाँ तक बजरंग पुनिया की बात है, जो सीट मांग रहे हैं उस सीट नहीं मिल रही उनको, इस वजह से उनकी मजबूरी है कि प्रचार में जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि दोनों मिलके जो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे, उसका जो झारखंड है, खासकर झारखंड में उनको बड़ा फायदा मिल सकता है। तो विनेश, हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मुझे लगता है कि बजरंग पुनिया या उनका विनेश दोनों के प्रचार करने से, चुनाव लड़ने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। खासकर जो यूथ है, जिनको विनेश फोगाट के प्रति एक सिंपैथी थी, एक सेंटिमेंट थे, उसमें लाभ उनको जरूर मिलेगा। लेकिन पूरे हरियाणा में कोई लाभ मिलेगा, इसमें मुझे संशय है, क्योंकि पूरा का पूरा जो विनेश फोगाट का मामला था वो पॉलिटिलाइज हो गया था और अभी एक तय हो गया है, दिख गया है साफ, विनेश फोगाट कांग्रेस के साथ आ गई है और उसका चुनाव लड़ रही है। अनिल जी, तो देखिए कहीं ना कहीं भाजपा भी जो है इस बात पे कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। जिस प्रकार से पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सुनियोजित था, और उसको लेकर अब सवाल भाजपा की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था, जो इशू था वो इशू बड़ा सेंसिटिव इशू था, लेकिन वो इशू भी हाईजैक हो गया कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने। क्योंकि जो ब्रजभूषण सिंह थे वो भाजपा के थे और तमाम लोग जो कांग्रेस के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, वो उसमें चले गए थे। और जो एक सेंटिमेंटल भाजपा के विरोधी लोग थे, पूरा का पूरा कैमरा जुट गया था। तो ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो इशू था वो इशू अपनी तरफ था, एक और था, और उसको पॉलिटिलाइज करना एक अलग था। तो वो ये जो भाजपा आरोप लगा रही है, वो आरोप इसी वजह से लगा रही है कि वहाँ पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पहुंच गई थी और पूरा का पूरा जो धरना था, जो प्रदर्शन था, जो पहलवानों का विरोध था, वो एक किस्म से हाईजैक हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसलिए भाजपा आरोप लगा रही है।
अनिल जी, और कहीं ना कहीं एक सबकी नजर इस बात पे भी टिकी है कि उम्मीदवारों की जो सूची है वो कब तक रिलीज की जाएगी, तो इसको लेकर कुछ खबर सामने आ रही है? लेकिन जो 67 उम्मीदवार ये हैं उनको लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के काफी लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस को भी लग रहा है, डर कांग्रेस को भी है। जब भी चुनाव होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट बांटते हैं उसका तो आना जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं, सामान्य बात है। और कांग्रेस को भी इस बात का डर है क्योंकि वहां भी 2500-2600 लोगों ने अप्लाई किया था कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो विद्रोह करेंगे। कांग्रेस की नीति मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर थोड़ी दिक्कत है कि कहाँ क्या दें, और दूसरा उनको भी लग रहा है कि जो भगदड़ मचेगी इसको कम से कम कैसे किया जाए, डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है उसमें वो लगे हुए हैं। जितना डिले करेंगे उतना उनके नेताओं को ही और भागने में मौका कम मिलेगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मैसेज भी जारी किया गया था जिसमें लिखा गया कि आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें बड़ी हस्तियां पार्टी में शामिल होंगी। इसमें पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल शामिल होंगे। तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को नामांकन करेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को उनके प्रचार का जिम्मा मिला है, तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल में बजरंग झज्जर की बादली सीट मांग रहे थे। कांग्रेस ने यहां से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट काटने से इनकार कर दिया है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है और 13 दिन पहले सीबीआई ने छापा मारा था। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और शुक्रवार को ईडी ने 6 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें संदीप घोष का बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी हावड़ा और सुभाष ग्राम में अन्य 2 स्थानों पर भी छानबीन कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को ईडी ने 6 ठिकानों पर छापा मारा। इसमें घोष का बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी हावड़ा और सुभाष ग्राम में भी अन्य 2 स्थानों पर छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई की आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। तो सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। वहीं इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सौंपी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। अनंत जी, अब सीबीआई के बाद में अब ईडी का छापा। देखिए, लगातार अब जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अब शुक्रवार को ईडी ने 6 ठिकानों पर छापा मारा। और इसमें खास बात यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक वित्तीय गड़बड़ी सामने आ रही है, तो उससे कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में है और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग घोष को सस्पेंड भी कर चुका। तो कुल मिलाकर जो मामला है अब काफी गंभीर हो चुका है, क्योंकि संदीप घोष पर लगातार सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और एक और नया जो खुलासा हुआ है, बीते 5 सितंबर को सीबीआई की जांच में सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले ही दिन संदीप घोष ने सेमिनार हॉल में लगे कमरों के रिनोवेशन का ऑर्डर दिया था और ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में मिला था। तो इस पर जांच में एक नया एंगल भी इसमें मिलता है। सीबीआई अब हर तरीके से जांच कर रही है और शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर पीडब्ल्यूडी को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रिनोवेशन करने को कहा था। अब इस परमिशन पर घोष के साइन भी हैं। तो अब ये एक बार फिर से घोष सवालों के घेरे में है और लगातार जो वित्तीय गड़बड़ी है वो तो है ही है।
और जी, जांच शुरुआत अधिकारियों का से कहना ही है संदीप घोष जो है वो शक के घेरे में है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर लेकर संदीप घोष जो है वो सवालिया निशान उनके ऊपर में लगता है। चूंकि एक जगह से, चूंकि इन्होंने प्रिंसिपल के पद से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही देर बाद में इनको दूसरी जगह पर प्रिंसिपल का कार्यभार सौंप दिया जाता है, तो इसको लेकर भी सवाल उठे थे। देखिए, लगातार जिस तरह से मामला उठा था 9 अगस्त में, जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी, उसके बाद से लगातार संदीप घोष जो है लगातार सीबीआई के निशाने पर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल टिप्पणी की थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर कि किस तरह से इन्होंने मामले को थोड़ी दबाने की कोशिश की, लिपापोती करने की कोशिश भी की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जो वहाँ की सरकार ममता बनर्जी को लगातार फटकार इस मामले को लेकर। अब इस तरह का जो वित्तीय गड़बड़ी भी सामने आ रही है, रेवोल्यूशन का काम भी चल रहा है, सीबीआई के साथ साथ ईडी का भी शिकंजा पूरी तरह से संदीप घोष पर कर चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को ईडी ने 6 ठिकानों पर छापा मारा है, तो इसमें घोष का बेलिया घाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी हावड़ा और सुभाष ग्राम में अन्य 2 स्थानों पर भी छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो सीएम के पिता के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही सीएम के पिता के देहांत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने सीएम के पिता के देहांत पर शोक भी व्यक्त किया है। देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए कमलनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही सीएम के पिता के देहांत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्यता अभियान को लेकर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, सभापति मनोज तोमर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कहा कि यह अभियान मोदी जी का अभियान है, जो कोरोना के कारण रोक दिया गया था, जिसके बाद आज फिर से इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें लाखों लोगों के जोड़ने की संभावना दिख रही है। लोग उत्साहित हो रहे हैं। वहीं ग्वालियर में विकास कार्य को लेकर भी अपने गीत गाए गए। एमएस रोड स्थित गणेशी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के रुपए जमा कराने में देरी होने पर अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सीएसपी के साथ कोतवाली और स्टेशन रोड थाने की पुलिस टीम ने लोगों को समझाइश देकर हंगामा शांत करवाया और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अरे इनके बीमारी थी, इनकी प्लेट कम थी, क्योंकि प्लेट बराबर आ गई। अब इन्होंने अपने आप छुट्टी कर दी आज, तो उन्होंने बोला कि पेट में अपरा है तो ऑक्सीजन लगेगी। भाई मैं आ रहा हूँ, तुम ऑक्सीजन लगाओ, मैं पैसा जमा कर दूंगा। नहीं, आप आ जाओगे सभी ऑक्सीजन लगेगी, पैसा जमा करोगे जब। भाई मैं आ रहा हूँ। जमा कराने की बोल रहे थे, कितने रुपए जमा? ये बोल रहे 10,000 रुपये जमा करो, 10,000 रुपये रोज लगेगा। 10,000 रुपये? हाँ रोज लगेगा। कितने दिनों से यहाँ भर्ती थी? 1 तारीख से आए।
ऑक्सीजन तो ऊपर भी लगी थी, ऑक्सीजन तो नीचे लाके उसको मॉनिटरिंग और की है। और दूसरी चीज़, उसको 10 बजे का ही रेफ़र कर चुका हूँ मैं। मेरे को 11-12 बजे छुट्टी कर दी और पैसे की डिमांड की गई थी और पैसा नहीं होने पर ऑक्सीजन नहीं लाया, जिसकी वजह से डेथ। बाबूजी, बोलने के लिए सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। किसकी लापरवाही मानी? किसकी लापरवाही? पेशेंट के अटेंडर की लापरवाही माना। हमने 10 बजे का उसको रेफ़र बोला है, वो अभी तक लेके नहीं गया है वो। और अभी भी जब 2-2:30 बजे उसको लेके जाना चाहिए था, तो उसके बावजूद भी उसने बॉडी को बाहर रखा है, तो किसकी लापरवाही मानेंगे, पेशेंट की क्या डॉक्टर की? एक मरीज अशोक कुशवाहा नाम का यहाँ पर भर्ती था, इलाज चल रहा था। उसकी अचानक डेथ होने के कारण परिजनों ने उस पर आपत्ति की कि इलाज में लापरवाही हुई है, इसलिए उनको समझा बुझाकर मर्ग इंटीमेशन कायम कराई जा रही है और उसकी मृतक की पीएम के लिए डेड बॉडी रवाना कर दी है हॉस्पिटल। नहीं, वो तो थोड़ा आपस में ऑटोक हो जाती है और कोई खास बात नहीं है। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोयला फाटक चौराहे पर सरेआम एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला कोयला फाटक चौराहे पर भीख मांगने का काम करती थी। युवक ने पहले उसे बहला फुसलाकर शराब पिलाई, उसके बाद फुटपाथ पर सरेआम उसका रेप किया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का है, जहां पुलिस के अनुसार ग्राम पाताखेड़ी में रामदेव दूज पर मेला लगाया गया था। वहीं निकाले जा रहे चल समारोह के दौरान एक डीजे वाला तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, जिस पर ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार ने डीजे बंद करने को कहा। इस पर डीजे संचालक और अधिकारी के बीच कहासुनी हो गई और गुस्साए डीजे संचालक ने तहसीलदार पर लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में तहसीलदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पाताखेड़ी है जो धारड़ा थाने अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर बाबा रामदेव का 2 दिवसीय मेला चल रहा है। इस मेले में डीजे संचालक द्वारा डीजे लगाने की बात को लेकर तो तहसीलदार होने का समझाया गया, तो उसके द्वारा लाठी से उनके सिर पर प्रहार किया गया। अभी हम लोगों ने डीजे जब्त कर लिया है, उसको भी तलाश किया जा रहा है और इनको भी प्राथमिक उपचार तहसीलदार किया जा रहा है। इसमें उनसे जो शासकीय कार्य में बाधा का मामला पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी अभी क्लियर नहीं है, उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। ऋषिकेश कोतवाली में ट्रांसफर होकर आए नए पुलिस कर्मियों को एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कानून और नियमों का पाठ पढ़ाया है। उनको ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाह दी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर पुलिस कर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी एसपी देहात ने दी है। इसी के साथ उनका तीर्थ नगरी की गरिमा और यहां आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में शराब और नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई और पुरानी पुलिस टीम को ब्रीफ किया गया है। हर महीने सभी पुलिस कर्मियों की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको मंथ ऑफ द कर्मचारी का खिताब दिया जाएगा। तो अब नई टीम आई है, नई टीम गठित हो रही है, तो यहाँ पे पुरानी और नई टीम मिला के सबको ब्रीफ किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या यहाँ पे किस तरह से कार्यशैली रहनी है, नशे के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होनी है, और जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ नगरी है, उसमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने स्टाफ को हमारे द्वारा ब्रीफ किया गया है। अगली खबर भोपाल से है, जहां पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। 20 सालों से उन्होंने कहा है कि 20 सालों से हम सरकार बनाने में असफल हो रहे हैं, ऐसी पार्टी नहीं चलती। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि किसानों से पूछकर कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए था। कई जगह कल लोग आंदोलन में नहीं आ पाए। दिल्ली के पर्यवेक्षक आते हैं, भोपाल एक कमरे में बैठक करके चले जाते हैं। इससे पार्टी का भला नहीं होने वाला। हमें किसान के बीच जाना होगा, उनकी परेशानी सुनकर निराकरण करना होगा, तब हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तक करेंगे, 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा होगा आंदोलन के बजाय हम सब बैठ के चिंतन करें कि हम किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं।
आंदोलन वर्षों से देख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। ये सरकार से टकराव का रास्ता अपनाने से हल नहीं निकलेगा। सरकार से बैठकर बातचीत करने से हल निकलेगा। कोई सरकार हो किसानों का हित देखे बिना चल नहीं सकती, ना बन सकती है। तो आइए हम सब मिलकर सरकार के सामने एक प्रस्ताव ले जाएं, पर उसके पहले हम चिंतन करें कि सब्जी के दाम कैसे मिलें, फसल के दाम कैसे मिलें, हमें लोन कैसे मिलें, जैविक खेती कैसे हो। इन बातों पर हम चर्चा करें। अब मैं भ्रमण जब शुरू करूंगा तो उसमें हम यही चर्चा करेंगे। चौपाल पे बैठ के करेंगे, पेड़ के नीचे बैठ के करेंगे, गांव में बैठ के करेंगे, और उसके बाद अब हल निकालेंगे। मैं पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करूंगा। जिनको चलना है स्वागत है, चलिए। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस ने रामनिवास रावत विधायक थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सरकार में रामनिवास रावत मंत्री हैं। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है। इसके बाद से यह सीट खाली है। इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। अटकलें हैं कि बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत ही उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस भी इन्हें मात देने के लिए धाकड़ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। वहीं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इंडिया अहेड से चर्चा में बताया कि बीजेपी की सरकार में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए हैं, इससे जनता प्रभावित है और जहां भी उपचुनाव होंगे निश्चित ही बीजेपी की जीत होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के शानदार नेतृत्व में देश की प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, और देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश का जो विकास हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को विश्वास है, भरोसा है। हमारे पास कुशल नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में। जो भी उपचुनाव हैं, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता के आशीर्वाद से शानदार विजय हासिल करेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक है। देखिए, मैंने कहा कि जनता अच्छी तरह से जानती है। जनता के बीच में अगर तुम सेवा भाव से काम करेंगे तो जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस की लंबे समय तक सरकारें रहीं। 2018 में भी कांग्रेस ने झूठ बोल बाल के जो सरकार बनाई थी, वो सरकार भी जनता की बददुआएं से घिरी, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारे नेतृत्व की नीयत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है। इसलिए कांग्रेस के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने काम की दम पर जनता का दिल जीता है। जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। कल आपका जन्मदिन था, लेकिन शहर में आपने नहीं। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांगिया में कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर प्रशासन और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्वच्छता में 7 बार देश में नंबर 1 आने वाला इंदौर शहर की सांवेर विधानसभा के रहवासी इन दिनों ग्राम पंचायत भांगिया में कचरे को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन और पंचायत से करने के बाद भी यहाँ गंदगी का आलम कम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सांवेर विधानसभा की ग्राम पंचायत भांगिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 वर्षों से ग्राम पंचायत भांगिया के लोग इस कचरा प्लांट से परेशान हो रहे हैं। बच्चों में गंदगी फैल रही है और वो बीमार हो रहे हैं। हालांकि कचरा प्लांट की समस्या को लेकर कई बार ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी इसकी शिकायत की है। बावजूद इसके उनकी समस्याओं को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।